कैसे हो बेटा आप लोग। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। आज हम अपना स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और उसका सबसे पहला लेक्चर ये आज का हमारा ही है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो जब बात की जाती है बेटा शुरुआत में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, एक्चुअली उसे ही यहाँ पर फिर से रिवाइज किया जा रहा है, समराइज किया जा रहा है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वाले मुद्दे पर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम एक तरह से आज माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 का ही यहाँ स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आकर इनिशियली रिवीजन करने जा रहे हैं। ऐसा ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है बेटा, क्या कर सकते हैं। और जब इसका टेस्ट वगैरह आपके स्कूल्स में होता है तो इसके क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा सिलेबस में दिया है वैसा हम सिस्टमेटिक वे से कवर करना स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा ये रिवीजन वाला हिस्सा कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम सच में स्टैटिस्टिक्स वाला हिस्सा स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा था कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। कोई एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी अराइज हो जाती है, दूसरी पूरी हो तो तीसरी अराइज हो जाती है, और इसके लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है। सो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, इन वांट्स की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, जिनको तुरंत पूरा करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम टॉलरेट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, जैसी भी होती है। इन वांट्स को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो लिखा हुआ है, टू सेटिस्फाई दीज वांट्स रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी गजब के होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनकी स्कैसिटी होती है, और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। सो दीज रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। जब भी ह्यूमन वांट्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं। दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्योंकि ये रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड हैं और ऊपर से उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हैं, दैट्स वाई एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है हमारे सामने, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मींस प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू ऑल्टरनेटिव यूज। ये जो थोड़े से रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसे कौन से ऑल्टरनेटिव यूज पर हम एलोकेट करें जिससे कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले पाएं, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। दैट डिसीजन इज टर्म्ड एज problem of choice. So this problem of choice is technically termed as economic problem. ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है आपके लिए, जो यहां स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 में आपके लिए दिया गया। आपकी किताबों का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पर। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स इन रिलेशन टू वांट्स। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। जब भी वांट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आप रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड ही पाएंगे, स्केर्स ही पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू द अल्टरनेटिव यूज। एग्जैक्टली करेक्ट। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि दोनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। स्कैसिटी इज द रूट कॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, हम इकोनॉमिक्स जैसी कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते अगर स्कैसिटी नहीं होती, रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते। लेकिन दिक्कत तो यही है कि रिसोर्सेज की होती है स्कैसिटी। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक तो स्केर्स होता है, ऊपर से ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनके, और दैट्स वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने आता है। बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों करेक्ट है। कहाँ गया, यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जो ह्यूमन वांट्स को परफॉर्म सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है कंजम्पशन, दूसरा होता है प्रोडक्शन, और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है। एक, जो ह्यूमन है वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें कंज्यूम करता है। हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं, कुछ सर्विसेज परचेज करते हैं, और उन्हें हम कंज्यूम कर जाते हैं। खाने पीने की चीजें हैं तो सच में खा जाते हैं, या मोबाइल फोन वगैरह है तो हम खरीदते हैं और उसे यूज करने लग जाते हैं। इसे ही कहा जाता है यहाँ पर कंजम्पशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कंजम्पशन इज द प्रोसेस, कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग। आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों यूज करना है, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहां पर ये पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है।
जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं उनका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, लेकिन ये जो पहली एक्टिविटी है कंजम्पशन, ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर क्या होता है? वो बंदा जो गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है? ताकि अपनी वांट सेटिस्फाई कर सके, वो बंदा कहलाता है कंज्यूमर। दूसरा यहाँ पर जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो है प्रोडक्शन। क्या होता है प्रोडक्शन? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मिट्टी का ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ था और एक कुम्हार था। उस कुम्हार के पास एक स्पिनिंग व्हील थी। हमने क्या किया, उस कुम्हार ने मिट्टी को वहां रखा, चक्का घुमाया और मटका तैयार कर लिया। उस मटके को अवन में डाल दिया, भट्टी में डाल दिया और बाहर निकल कर आ गया वो मटका जिसमें हमने पानी डाला और ठंडा ठंडा पानी हमने वहां से पीना स्टार्ट कर दिया। उसने एक देसी फ्रिज तुरंत बनाकर तैयार कर दिया। जो मिट्टी बेकार पड़ी हुई थी, उस मिट्टी में उसने कुछ प्रोसेसिंग की। उसने प्रोसेसिंग करके रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया एक यूजफुल थिंग में। तो अगर हम रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे ही हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में प्रोडक्शन कहते हैं। एक लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था, उसमें धार करके उसे चाकू बना दिया गया। अब सब्जियां काटने में उसे हम यूज कर रहे हैं। बेकार लोहे का टुकड़ा था, वो यूजफुल थिंग में कन्वर्ट हो चुका है, इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर कौन होता है? वो बंदा जो इन रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो प्रोड्यूसर कहलाएगा। आखिर वो ऐसा करता क्यों है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है इनकम जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना। ठीक है। जो तीसरी एक्टिविटी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो प्रोड्यूसर जितनी भी इनकम जनरेट करता है वो सारी इनकम उसके पास नहीं रह जाती है। बात समझना जरा कि अगर आप कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और रिसोर्सेज होते हैं 4 तरह के: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और ये रिसोर्सेज हमको जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। मैं एक बार यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ कि एक बंदा प्रोडक्शन की एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा है तो वो रिसोर्सेज यूज करता है। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए जरा। वो लैंड यूज करेगा, लेबर यूज करेगा, कैपिटल यूज करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप यूज करेगा। तो जो लैंड एक लैंडलॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है तो हम कहते हैं कि वो हमें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक लेबर अपना लेबर प्रोवाइड करता है तो उसे भी हम कहते हैं कि वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक मनी लेंडर हमें पैसा प्रोवाइड करता है तो हम कहते हैं कि आप हमें फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक एंटरप्रेनर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स लगाता है हमारे बिजनेस में तो हम कहते हैं कि आप हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये सब लोग मिलकर हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बदले में इन्हें हम पे करते हैं। एक लैंडलॉर्ड ने हमें लैंड अपना प्रोवाइड किया है रेंट पर तो उसे हम आखिर में जाके रेंट पे करेंगे। एक लेबर ने अपनी सर्विसेज हमको प्रोवाइड की है, उसे आगे चलकर हम सैलरी पे करेंगे जिसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से पुकारते हैं टेक्निकली। एक मनी लेंडर ने या बैंक ने हमको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड की है, हमको पैसा उधार दिया है तो उसे कल की डेट में जाकर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और अल्टीमेटली जो पैसा बच जाएगा वो सारा पैसा एंटरप्रेन्योर को दे दिया जाएगा प्रॉफिट के रूप में। एक छोटे से एग्जांपल के रूप में समझते हैं, बात आपको परफेक्शन के साथ समझ में आएगी। मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमने ऐसा एक कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर किया है जो जिसकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर है। तो जो प्रोडक्शन की वैल्यू है वो 100 रुपए के बराबर है। तो ये 100 रुपए अकेला प्रोड्यूसर अपने पास नहीं रख लेगा। 100 रुपए की जो उसने वैल्यू जनरेट की है, जो प्रोडक्शन उसने 100 रुपए का तैयार किया है, इसका एक हिस्सा उस लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 100 रुपए में से 10 रुपए चले गए रेंट पे करने के चक्कर में। फिर वो जो लेबर था जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस लेबर को हमको वेजेस पे करना पड़ेगा, सैलरी पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 20 रुपए हम लोगों ने उसे वेजेस पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया। उसके बाद वो बैंक जिसने हमें पैसा उधार दिया था, क्या हमें उसे ब्याज का पैसा पे करना होगा? क्या हमें उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा? यस, हम उसे इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज का इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं। इस तरीके से 100 रुपए में से तो 50 रुपए चले गए, बचे कितने? सिर्फ हमारे पास 50 रुपए। ये आएगा उस चौथे बंदे के हिस्से में जो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। इसे कहा जाता है कि अल्टीमेटली किसी भी चीज के प्रोडक्शन से जितनी भी इनकम जनरेट होती है, जैसे कि यहाँ पर 100 रुपए की इनकम जनरेट हुई थी, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। 10 रुपए एक फैक्टर को चला गया, 20 रुपए दूसरे फैक्टर को चला गया, 20 रुपए तीसरे फैक्टर को चला गया और बचा हुआ 50 रुपए चौथे और लास्ट फैक्टर को चला गया। तो इस तरीके से कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आइए सिस्टमेटिक वे से रीड करते हैं बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पर लिखी जा रही है
कि फॉर प्रोडक्शन रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन करना है तो रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये 4 प्रकार के, विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगेन यहां पर लिख देता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। income generated from production as per our example, such income is rupees 100 is distributed among, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन फैक्टर्स को। हमने रेंट के रूप में 10 रुपए दे दिया था, सैलरी हमने 20 रुपए दे दी थी, हमने इंटरेस्ट दे दिया था 20 रुपए में, और बचा हुआ 50 रुपए हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस तरीके से सारे फैक्टर्स इनकम अगर देखे जाएं तो अगेन 10 रुपए, ये 20 रुपए मैंने लिया था। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब मैंने बताया था बेटा आपको, सैलरी होता है जिससे हम टेक्निकली कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहते हैं। इंटरेस्ट हमने 20 रुपए दे दिया था और 50 रुपए दे दिया था। इस तरीके से टोटल फैक्टर इनकम यहां पर हमारी 100 रुपए की जनरेट हुई थी। आइए देखते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, आपके बुक से ही लिया है मैंने, अलग से कहीं से नहीं लिया है। Which of the following is an economic activity? प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब का सब जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, रॉ मटेरियल को अगर आप गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं बेटा प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स में काफी डिटेल्स में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यहां पर बस हल्का सा मैं हिंट करके आगे बढ़ जाता हूं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप डील कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट को तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर आप डील कर रहे हैं लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, तो वहां पर मामला हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स भी अपलोड करके रखे हुए हैं, वहां जाकर आप काफी डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, डेडिकेटेड। मैंने सिर्फ इसी के लिए एक वीडियो बनाकर वहां पर अपलोड किया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है बेटा, A producer is one who produces or sell goods and services for the generation of income. Yes, producer का मोटिव यही होता है बेटा कि वो इनकम जनरेट करना चाहता है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी कहां से आ गया बेटा, यहां पर बोल रहा है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल यूनिट के लिए होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहां पर, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी। तो ये हमारा एक तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन वाला हिस्सा यहाँ पर कंप्लीट होता है। सच में हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।